हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक एक बार फिर से आपका अपने वीडियो में स्वागत करते हैं। अगर आने वाले दिनों में आपका सीजीडी का एग्जाम देना है तो ये वीडियो आपको और से देख के जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ऐसे कंसेप्ट लिए हैं जहाँ से एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और देखते हैं हमें क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा जिसमें से पूछा ही जा रहा है कि बुध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला, सारनाथ, बोधगया, कपिलवस्तु और राजगिरी। एक्चुअली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि बुध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पे हुई थी। जब बुध के ज्ञान प्राप्ति रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, यहाँ से हमें 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे पहले पूछता है कि किस दिन प्राप्त हुआ, तो आपको बताना वैशाख के पूर्णिमा की रात प्राप्त हुआ था। किस नदी के किनारे, तो आपको बताना निरंजना नदी या ऐसे कहें कि फाल्गु नदी के किनारे। या आपसे पूछे कि किस वृक्ष के नीचे, तो आपको बताना है पीपल वृक्ष के नीचे। और पूछे कि कितने वर्ष के उम्र में, तो आपको बताना है कि 35 वर्ष की उम्र में बुध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फिर यदि आपसे एग्जाम में पूछे कि कितने दिनों तक तपस्या किया, तो आपको बताना है 6 साल तक उन्होंने तपस्या किया था। तो ये रहा हमारे बुध के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ से एक और क्वेश्चन में ये पूछता है कि बुध ने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको बताना है कि सारनाथ दिया था। आप बौद्ध धर्म में इसे किस घटना के नाम से जानते हैं, तो आपको बताना है कि धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसे जानते हैं। एक और क्वेश्चन में एग्जाम में ये पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया था, तो आपको बताना है कि श्रावस्ती में बुध ने सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। हमने बताया यहाँ पे कुछ पॉइंट, आइए इसको और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन यदि आपसे एग्जाम में ये पूछ दे कि बुध का जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको बताना है कि कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में महात्मा बुद्ध का जन्म देखने को मिलता है। अभी हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया। हमने बताया कि बुध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था, तो आपने को बताना है कि बोध गया में। फिर यहाँ पे आपसे पूछ दे एग्जाम में कितने वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया, तो आपको बताना 6 वर्ष तक कठिन तपस्या के पश्चात 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब हमने फिर आपको बताया कि सारनाथ में बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया। अब बौद्ध धर्म में यह घटना धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। फिर यदि आपसे पूछ दे कि महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो आपको बताना है कि श्रावस्ती में सबसे ज्यादा उपदेश दिया था। तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से हमें एग्जाम में अवश्य क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है और वहां से कैसे क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे हमारा पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, दूसरा है कैबिनेट मिशन प्लान 1946, तीसरे की बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और चौथे की बात करें तो भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो आपको बताना ये कि भारत के संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कैबिनेट मिशन प्लान 1946। यहाँ पे बात आई है भारतीय संविधान गठित करने का आधार। तो आइए देखते हैं यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हमने आपको बताया कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था। यहाँ से और पॉइंट की बात करें तो आपको दिमाग में रखना है 1946 में संविधान सभा के गठन के लिए प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा, याद रखना है, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से हुआ, तो आपको बताना कि प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ। फिर यदि आपसे पूछे कि संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी देखने को मिलती है, तो आपको बताना है कि सदस्यों की टोटल संख्या 389 देखने को मिलती है। फिर इसमें भी 2-3 पॉइंट हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले यदि पूछे ब्रिटिश प्रांत के कितने प्रतिनिधि थे, तो आपको बताना है कि 292 देखने को मिलते हैं। फिर पूछे कि चीफ कमिश्नर के प्रतिनिधि कितने देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना है कि 4। फिर यदि पूछे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने देखने को मिलते हैं, तो आपको बताना है कि देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था। यदि फिर हम बात करें यहाँ से और आगे, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का सभा का जुलाई-अगस्त में 1946 में गठन हुआ। एक और पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जो संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि हमें एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं उसका क्या करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें उससे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला आपके पास लेब्राडोर धारा, दूसरे की बात करें गल्फ स्ट्रीम, तीसरा कनारी धारा और चौथे की बात करें तो उत्तर विश्वती धारा। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा इसका करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। यदि इसका आपका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमें ये देखने को मिलेगा कि जो पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए मुख्य जिम्मेदार कौन होती है, तो आप बताना है कि गल्फ स्ट्रीम धारा मुख्य जिम्मेदार देखने को मिलती है। यहाँ पे बात है जल धारा की, तो आइए देखते हैं कि यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम देखने को मिल सकता है।
यहाँ पे हम जलधारा रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट लिए हैं जो कि अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन पूछा था कि पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी जलधारा जिम्मेदार है, तो आपको बताना होगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा उत्तरदायी देखने को मिलती है। यदि आपसे पूछ दे कि उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा देखने को मिलती है, तो 2 जलधारा आपको याद रखना है। पहली लेब्राडोर ठंडी जलधारा बहती है, और दूसरे की बात करते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा हमें उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं, तो दिमाग में आपको रखना है एक पॉइंट, क्या, निम्न अक्षांश में उच्च कटिबंधों से उच्च शीतोष्ण और उपध्रुवी कटिबंधों की ओर बहने वाली जलधाराओं को गर्म जलधारा कहते हैं। ये गर्म जलधाराएं कहाँ बहती हैं, तो एक और पॉइंट याद रखना है, ये गर्म जलधाराएं प्रायः भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं। ठीक है, ये तापमान में वृद्धि कर देती हैं, जो कि यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है। ठीक है, और ठंडी जलधाराएं कहाँ देखने को मिलती हैं, तो आपको बताना होगा कि ध्रुवीय प्रदेश में चलने वाली जलधाराएं ठंडी जलधाराएं होती हैं जो तापमान को घटा देती हैं। तो ये जलधाराएं रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अधिकतम प्रत्यय प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, अनुपातिक प्रत्यय प्रणाली या नियत प्रत्यय प्रणाली। तो आपको इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। यदि इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलता है कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो आपको बताना होगा कि न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे बात है नोट जारी करने रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आइए देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अभी हमने आपको बताया कि भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है, तो आपको बताना है कि भारत में नोट जारी करने के लिए न्यूनतम आरक्षण प्रणाली अपनाई जाती है। आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट हम बात करें तो भारत में 1 रुपये के नोट या सिक्का वित्त मंत्रालय के द्वारा निर्गत किया जाता है, ये पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करें तो 1 रुपये के नोट या सिक्का वास्तविक मुद्रा होती है। अगले पॉइंट की बात करें तो 1 रुपये से अधिक मुद्रा पर RBI के हस्ताक्षर होता है। और अगला पॉइंट की बात करें तो भारत में सभी नोटों और सिक्कों का परिचालन RBI द्वारा जारी किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछा ये जा रहा है कि हाइड्रोजन की परमाणु में कौन सा मौलिक कण उपस्थित नहीं होता है। तो आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन और चौथा उपयुक्त सभी। आपको बताना ये है कि हाइड्रोजन के परमाणु में कौन सा कण हमें देखने को नहीं मिलता है। तो इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा न्यूट्रॉन। ऐसे कहें कि हाइड्रोजन के परमाणु में हमें न्यूट्रॉन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे बात है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करें कि इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इस पे कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, तो आपको बताना है कि इस पे नेगेटिव चार्ज देखने को मिलता है, ऋणात्मक आवेश देखने को मिलता है। और खोज किसने की, तो आपको बताना है जे थॉमसन ने इसका खोज किया था। ठीक है, प्रोटॉन की बात करें तो इस पे कौन सा चार्ज देखने को मिलता है, तो आपको बताना है पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक चार्ज देखने को मिलता है, धनात्मक आवेश देखने को मिलता है। और किसने खोज किया था, तो आपको बताना है रदरफोर्ड ने इसका खोज किया था। न्यूट्रॉन की बात आई है तो न्यूट्रॉन पे आपको कौन सा आवेश देखने को मिलता है, तो आपको बताना है इस पे कोई भी आवेश देखने को नहीं मिलता है, ऐसे कहीं उदासीन होता है। और इसकी खोज किसने की, तो आपको बताना है कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के परमाणु में न्यूट्रॉन कण उपस्थित नहीं होता है। फिर हमने आपको बताया कि प्रोटॉन पर धन आवेश रहता है तथा इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। ये भी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसकी खोज जे थॉमसन ने किया था। ये भी हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन पर कोई भी आवेश देखने को नहीं मिलता है, ऐसे कहीं उदासीन होता है। और इसकी खोज की बात करें तो चैडविक द्वारा किया गया था। एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि परमाणु नाभिक की खोज किसने किया था। यदि आपसे पूछे तो आपको बताना है कि रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज किया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि स्वचालित वाहनों में प्रयुक्त द्रव चलित ब्रेक किसका सीधा प्रयोग है। ऐसे कहीं कि हमसे पूछ ये रहा है कि द्रव चलित ब्रेक में किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का नियम, बर्नौली का प्रमेय, ऐसे बोले कि फैराडे का नियम। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा। तो यदि जब भी आपसे बात करें द्रव चलित ब्रेक की, या ऐसे बोले कि द्रव चलित ब्रेक में किस सिद्धांत का प्रयोग होता है, तो आपको बताना है कि पास्कल के नियम का हमें वहाँ पे प्रयोग देखने को मिलता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमें ऑप्शन बी देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले की बात करें 6 माह, दूसरे 2 वर्ष, तीसरे की बात करें 1 वर्ष और चौथे की बात करें तो 3 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे बात हुई राष्ट्रपति शासन अधिकतम की बात हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कि 3 वर्ष तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। यहाँ पे बात आई है राष्ट्रपति शासन की, तो आइए देखते हैं यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकता है। राष्ट्रपति शासन रिलेटेड यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि आपको दिमाग में रखना है राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है, और आपको दिमाग में रखना है कि एक बार संसद द्वारा पारित होने पर राष्ट्रपति शासन 6 माह के लिए लगाया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर लागू कर सकता है। अगला पॉइंट आपको दिमाग में ये रखना है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार अनुमोदित होने के बाद 6 माह तक रह सकता है, अधिकतम 3 वर्ष तक लागू रखा जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति शासन रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से भी क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले सबसे पहले नेता थे। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिला, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली, और चौथे की बात करें तो महात्मा गांधी। तो आपको बताना है कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले कौन से नेता गिरफ्तार हुए थे। यहाँ पे बात है असहयोग आंदोलन की, तो यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहले की बात करें ये कब स्टार्ट हुआ था, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920 का डेट याद रखना है, इस दिन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और एक और डेट याद रखना है 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, जिससे महात्मा गांधी ने दुखी होकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसी पीरियड में इस आंदोलन में सबसे पहले कौन से नेता गिरफ्तार हुए थे, तो आपको बताना है कि मोहम्मद अली ऐसे नेता हैं जो कि असहयोग आंदोलन में सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने आपको बताया कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1922 को प्रारंभ हुआ, जो कि 12 फरवरी 1922 को समाप्त हुआ। यहाँ से आपको ये दोनों डेट याद रखना है। कब स्टार्ट हुआ था असहयोग आंदोलन, तो आपको याद रखना है 1 अगस्त 1920। कब समाप्त हुआ, तो आपको याद रखना है 12 फरवरी 1922। ये एग्जाम में डेट पूछता है। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो आपको एक अगला पॉइंट याद रखना है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा पुलिस हत्याकांड हुआ। इससे दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो यहाँ से 2 पॉइंट ये भी पूछता है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, तो आपको बताना चौरी चौरा कांड हत्या होने के बाद। ठीक है, और चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो आपको बताना कि 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड में देखने को 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड देखने को मिलता है। अगले हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता कौन थे, तो आपको बताना होगा कि असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किए जाने वाले पहले नेता मोहम्मद अली देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसमें से पूछा जा रहा है कि मलक्का जलडमरू मिलाता है। आपको बताना ये है कि मलक्का जलडमरू किस किस को मिलाता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है, या दूसरे की बात करें तो अटलांटिक को भूमध्य सागर से मिलाता है, या तीसरे की बात करें तो पर्शियन गल्फ को हिंद महासागर से मिलाता है, या चौथे की बात करें तो अटलांटिक को प्रशांत महासागर से मिलाता है। आपको बताना ये है कि मलक्का जलडमरू किस 2 भाग को मिलाता है। यदि इसका आंसर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आपको बता देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हमें देखने को मिलेगा कि दक्षिण चीन सागर को और हिंद महासागर को मलक्का जलडमरू मध्य मिलाता है। यहाँ पे बात आई है मलक्का जलडमरू मध्य की, तो आपको दिमाग में रखना है कि यह दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जलडमरू मध्य रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, तो आइए हम देखते हैं कि जलडमरू मध्य रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उसको हम कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जलडमरू मध्य जो कि अक्सर में एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको दिमाग में रखना होगा कि मलक्का जलडमरू मध्य दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से मिलाता है, जो कि अभी हमने आपको बताया। फिर यदि पूछे कि बेरिंग जलडमरू मध्य की बात है, तो आपको दिमाग में रखना होगा कि बेरिंग जलडमरू मध्य अलास्का और रूस भूभाग को अलग करता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि डोबर जलडमरू मध्य क्या करता है, तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। पहले की बात करें तो डोबर जलडमरू मध्य उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर से संबंधित है। यहाँ से एक और पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि डोबर जलडमरू मध्य ब्रिटेन एवं फ्रांस को अलग करता है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि सुंडा जल संधि के बारे में, तो आपको बताना होगा कि सुंडा जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। यदि आपसे पूछे कि बास जल संधि, तो आपको बताना होगा कि बास जल संधि तस्मान सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यहाँ से अक्सर में एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे कहीं कि रट लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है।
जिसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिला है, कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर, नैनीताल उत्तराखंड, माड़ा है ये एक्चुअली, माड़ा उत्तराखंड, रियासी जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या देखने को मिलेगा, इसका करेक्ट आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसका भी आपको बताना होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।